24 साल की अनन्या निषाद और 22 साल के विशाल साहनी के बीच 5 साल पुराना प्यार था। प्रेमी की खातिर अनन्या अपने पति को भी छोड़ आई थी। अब वह प्रेमी से शादी करने के सपने संजो रही थी। इसी बीच 27 फरवरी 2025 को एक सूटकेस में अनन्या की लाश मिलती है। आखिर किसने की उसकी हत्या? पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी स्वागत करती हूं अपने चैनल में। कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेमिका अनन्या द्वारा पति का घर छोड़कर वापस लौट आने से विशाल बहुत खुश था, लेकिन शादी की बात सुनकर पता नहीं क्यों उसने अजीब सा व्यवहार अपनाना शुरू कर दिया। उसका कहना था, अभी शादी की इतनी जल्दी क्या है? पहले अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ा हो जाओ, तब शादी करूंगा, ताकि परिवार बढ़े तो उन्हें सुख से पाला पोसा जा सके। अनन्या निषाद अपना मायका बनारस छोड़कर जौनपुर आ गई। यहाँ उसने पौष इलाके मछलेशहर मोहल्ले में वकील विमलेश का एक कमरा किराए पर ले लिया और अकेली रहने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह घर बैठे खुशहाल जीवन बिता सके। इसके अलावा घर पर अकेले बैठे बैठे वह बोर भी हो जाती थी। इसलिए उसने नौकरी करने का मन बनाया। फिर क्या था, मकान मालिक वकील की मदद से उसने स्टाइल बाजार स्थित एक शॉपिंग मॉल में नौकरी शुरू कर दी। इससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और समय भी अच्छे से कटने लगा। रात की ड्यूटी से घर लौटने के बाद वह विशाल से घंटों प्यार भरी बातें करती थी और जल्द शादी करने के लिए उस पर दबाव भी बनाती थी। विशाल साहनी अपना मन बदल चुका था। दरअसल, जो विशाल अपनी अनन्या से अंधा प्यार करता था, उसके दिल में अब वह प्यार नहीं रह गया था। उसे अनन्या अब बेकार लगने लगी थी। दिखावे के लिए वह उस पर जान छिड़कता था, लेकिन भीतर ही भीतर उससे नफरत करने लगा था। विशाल अब सिर्फ उसके सुंदर और आकर्षक शरीर से प्यार करने लगा था, ताकि वह अपनी शारीरिक इच्छाओं को समय समय पर पूरा कर सके। अनन्या विशाल के इस घृणित विचार से अनजान थी। वह आज भी उसे समुद्र की गहराइयों की तरह प्यार करती थी और उस पर विश्वास भी करती थी। लेकिन विशाल के मन में क्या चल रहा था, इससे वह अनभिज्ञ थी। इसी साल के फरवरी महीने के पहले सप्ताह में विशाल केरल से बनारस अपने घर आया था। अनन्या का मोबाइल नंबर उसके पास था ही। दोनों फोन पर घंटों मीठी मीठी प्यार भरी बातें करते थे। अनन्या उससे शादी करने की बात कहना नहीं भूलती थी। अनन्या के बार बार शादी के दबाव से अब विशाल बुरी तरह परेशान रहने लगा था और अनन्या से जल्द छुटकारा पाने के उपाय ढूंढने लगा था। अनन्या एक तरह से उसके गले की हड्डी बन गई थी। अनन्या नाम की गले की हड्डी से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके लिए वह तरकीबें ढूंढने लगा। एक तरकीब उसके मन में खतरनाक रूप ले चुकी थी, और वह थी अनन्या की हत्या। यानी उससे छुटकारा पाने के लिए उसे मारना होगा। अपने प्लान के मुताबिक 24 फरवरी 2025 की शाम 4 बजे विशाल बनारस से बस से जौनपुर के लिए चला और रात 8 बजे जौनपुर पहुंच गया। 2 घंटे इधर-उधर बिताकर रात 10 बजे वह अनन्या के कमरे पर पहुंचा। उसने प्रेमिका अनन्या को फोन पर पहले ही बता दिया था कि वह उससे मिलने जौनपुर आ रहा है। प्यार से मिलन के लिए अनन्या बेसब्री से विशाल का इंतजार कर रही थी। उस समय वह कितनी खुश थी, यह वह किसी को बता नहीं सकती थी। आखिरकार इंतजार की घड़ियां रात 10 बजे खत्म हुईं, जब उसने विशाल को अपने सामने खड़ा पाया। उसे देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। बहरहाल, अनन्या और विशाल देर रात तक जागते रहे। दोनों ने साथ साथ खाना खाया और फिर सो गए। विशाल को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके मन में अनन्या को मौत के घाट उतारने की उथल-पुथल मची हुई थी। लेकिन रात में बात नहीं बनी, तो उसकी आंखें कब लग गईं, उसे पता नहीं चला।
रोज की तरह अगली सुबह यानी 25 फरवरी को अनन्या अपने नियत समय पर उठकर तरोताजा हुई और फिर नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया। विशाल सुबह 9 बजे के करीब उठा और फ्रेश होकर दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। फिर अनन्या खाना बनाने किचन में चली गई, क्योंकि उसे ड्यूटी पर भी जाना था। इसी दौरान अनन्या ने अपनी शादी की बात फिर से विशाल से छेड़ दी। शादी की बात सुनकर वह भीतर ही भीतर जलभुन उठा और गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, अरे, कर लूंगा शादी। तुम शादी करने के लिए इतना परेशान क्यों रहती हो? अच्छा समय देखकर शादी कर लेंगे। थोड़ा सा हमें और समय दे दो। विशाल ने अनन्या को समझाने की कोशिश की। देखो विशाल, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? मैंने अपने प्यार के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। पति का घर छोड़ा, मम्मी पापा का घर छोड़ा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो, अनन्या ने कहा, तो क्या कर लोगी? जाओ, नहीं करता शादी, विशाल ने गुस्से में जवाब दिया। इतना सुनते ही अनन्या का समय विशाल किचन के दरवाजे के सामने खड़ा बातें कर रहा था। अनन्या ने आव देखा न ताव, स्लैब पर रखा चावल निकालने वाला पलटा लिया और घायल शेरनी की तरह विशाल पर टूट पड़ी। यह देखकर कुछ पल के लिए विशाल घबरा गया। पहली बार उसने अनन्या का यह रूप देखा था। फिर क्या था, विशाल और अनन्या के बीच गुत्थम-गुत्थी हो गई। अपनी जान बचाने के लिए विशाल ने उसके हाथ से पलटा छीन लिया और उसी पलटे से उसके सिर पर कई वार किए। वार इतने जोरदार थे कि अनन्या वहीं किचन में कटे वृक्ष की तरह फर्श पर धड़ाम से गिर गई और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद जब विशाल का गुस्सा शांत हुआ, तो उसने फर्श पर पड़ी अनन्या को हिलाकर देखा। उसके होश उड़ गए। उसकी सांसें बंद थी, यानी वह मर चुकी थी। यह देखकर वह घबरा गया और उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने जेल की सलाखें दिखने लगी थी, लेकिन वह जेल नहीं जाना चाहता था। फिर क्या था? किचन में अनन्या की लाश छोड़कर विशाल दरवाजे पर चिटकनी लगाकर कमरे में लौट आया। कमरे में नजर घुमाकर चारों ओर देखा, तो उसे एक कोने में लाल रंग का बड़ा सा सूटकेस दिखाई दिया। झट से उसने सूटकेस खोला और देखा कि उसमें अनन्या के रोजमर्रा के कपड़े और कुछ सामान था। फटाफट उसने सूटकेस खाली किया और सारा सामान फर्श पर उड़ेल दिया। उसी लाल रंग के सूटकेस में उसने अनन्या की लाश को तोड़मरोड़ कर भर दिया। लाश ठिकाने लगाने के लिए वह कुछ देर के लिए कमरे पर ताला लगाकर भाड़े का टेम्पो लेने चला गया। टेम्पो वाले को उसने बताया कि कुछ भारी सामान है, जिसे रिश्तेदार के यहाँ पहुँचाना है। टेम्पो वाला तैयार हो गया। फिर टेम्पो लेकर वह घर पहुंचा। विशाल लाल सूटकेस को कंधे पर लादकर बाहर ले आया और टेम्पो पर लाद दिया। वहां से वह कोतवाली के वाजिदपुर तिराहे पर उतर गया और भारी सूटकेस को कंधों पर लादकर कमला हॉस्पिटल के सामने स्थित झाड़ियों में फेंककर बनारस के लिए बस पकड़कर चल दिया। सबूत मिटाने के लिए उसने अनन्या का फोन अपने पास रख लिया था, ताकि पुलिस ट्रेस करके उस तक न पहुंच सके। उस समय सुबह के 10:34 हो रहे थे। अनन्या निषाद की हत्या का विशाल साहनी को बहुत दुख था और पश्चाताप भी। अपने पश्चाताप को कम करने के लिए उसने सिर मुंडवाया और गंगा घाट पहुंचकर नदी में डुबकी लगाकर खुद को पाप मुक्त होने का एहसास किया। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए उसने अनन्या के मोबाइल फोन को नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर आराम से अपने घर बनारस लौट गया। इधर 27 फरवरी 2025 की सुबह एक राहगीर ने झाड़ी के पास लाल रंग का सूटकेस देखा, तो उसका मन चहक उठा। वह यह सोचकर उस ओर बढ़ा कि शायद उसमें कोई कीमती सामान होगा। जैसे ही उसने सूटकेस की चेन थोड़ी सी खोली, उसमें से पैर निकल आया। यह देखकर उसके मुंह से चीख निकल पड़ी और वह उल्टे पांव, लाश, लाश, चिल्लाते हुए बाहर भागा।
थोड़ी देर में वहां तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई। उसी भीड़ में से किसी ने कोतवाली थाने को फोन कर दिया। सूटकेस में लाश मिलने की सूचना पाकर कोतवाल मिथिलेश मिश्र कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें एक महिला की लाश थी, जो बुरी तरह सड़ चुकी थी। पहनावे से वह किसी मध्यम वर्गीय परिवार की लग रही थी। मौके पर जमा तमाशबीनों से कोतवाल मिश्र ने शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। कोतवाल मिथिलेश मिश्र ने लाश मिलने की सूचना एसपी डॉक्टर कौस्तुभ, एएसपी अरविंद वर्मा और ट्रेनी आईपीएस सीओ आयुष श्रीवास्तव को दे दी। सूचना पाकर सभी पुलिस अधिकारी थोड़ी देर में मौके पर पहुंच गए। खैर, लाश की शिनाख्त नहीं हुई तो कोतवाल मिथिलेश ने पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। अगले दिन यानी 28 फरवरी की सुबह अनन्या के माता-पिता उसे ढूंढते हुए जौनपुर कोतवाली थाने पहुंचे, अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। दरअसल अनन्या भले ही मायके से दूर रहती थी और माता-पिता उससे नाराज रहते थे, लेकिन मोबाइल पर उससे बातें होती रहती थी। अनन्या की मां 25 फरवरी से ही बेटी से बात करने के लिए उसके मोबाइल पर कॉल कर रही थी। हर बार उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह देखकर वह बुरी तरह परेशान हो गई और अपने पति को यह बात बताई। बेटी का पता लगाने के लिए ही 28 फरवरी को माता-पिता बनारस से जौनपुर आए। अनन्या जिस कमरे में रहती थी, वहां मकान मालिक से पूछने पर पता चला कि वह 25 फरवरी से ही नहीं दिख रही थी। उसके कमरे में ताला जड़ा था। किसी अनहोनी की आशंका से माता-पिता कोतवाली पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराने गए। कोतवाल मिथिलेश मिश्र ने बीते दिन मिली अज्ञात युवती की लाश की तस्वीर उन्हें दिखाई और पहचान करने को कहा। तस्वीर देखते ही माता-पिता से कोतवाल मिथिलेश मिश्र ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर उन्होंने किसी पर शक होने की बात पूछी तो जय कुमार ने बताया कि 24 फरवरी को जब बेटी से बात हो रही थी, तो उसने गांव के ही विशाल साहनी के वहां आने की जानकारी दी थी। विशाल ने ही कोई कांड किया होगा। यह जानकारी उन्होंने एसपी डॉक्टर कौस्तुभ और एएसपी अरविंद वर्मा को दे दी। फिर विस्तार से उन्होंने पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस विशाल साहनी को गिरफ्तार करने वाराणसी पहुंची और उसके फोन नंबर को सर्विलांस पर भी लगा दिया। 1 मार्च 2025 की सुबह विशाल की लोकेशन जौनपुर जंक्शन पर मिली, तो पुलिस की तत्परता से वह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में विशाल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर किचन से पलटा भी बरामद कर लिया गया। विशाल से पूछताछ के बाद अनन्या की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के मूडादेव टिहरी के रहने वाले विशाल और अनन्या निषाद के घर थोड़ी दूरी पर विपरीत दिशाओं में थे। चूंकि दोनों एक ही जाति बिरादरी के थे और सगे पट्टीदार भी, इसलिए दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी दोनों एक दूसरे की भरपूर मदद करते थे। अनन्या के पिता का नाम जय कुमार निषाद था, तो राकेश कुमार साहनी विशाल के पिता थे। दोनों ही अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे और उनका परिवार बड़े खुशहाल तरीके से चलता था। जय निषाद के 4 बच्चों में अनन्या निषाद सबसे बड़ी थी। राकेश साहनी के 3 बच्चों में विशाल साहनी सबसे बड़ा था। अनन्या विशाल से करीब 2 साल बड़ी थी। बचपन की गलियों में दोनों साथ साथ खेले और बड़े हुए। साथ साथ स्कूल में पढ़े। अनन्या ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तो इसकी पहली खुशबू विशाल तक पहुंची थी। अनन्या ने विशाल की आंखों के रास्ते उसके दिल में जगह बना ली थी। उठते बैठते, हंसते खिलते, सोते जागते, दिन रात, हर घड़ी अनन्या की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमती रहती थी। एक दिन उसे न देखे तो वह बेचैन हो जाता था।
ऐसा नहीं था कि यह आलम केवल एक तरफा था। अनन्या का भी हाल ऐसा ही था। एक दिन विशाल ने अनन्या से जरूरी बात करने के लिए बगीचे में बुलाया। नियत समय पर अनन्या वहां पहुंच गई। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनन्या, विशाल की मीठी सी आवाज अनन्या के कानों से टकराई तो पलके नीचे झुकाते हुए उसने कहा, हाँ, कहो न विशाल, क्या कहना चाहते हो? अनन्या, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ चुकी है। विशाल ने कहा, बस इतनी सी बात है, मचलती हुई अनन्या बोली। मैंने सोचा कुछ और कहना चाहते हो, तभी तुमने मुझे यहाँ बगीचे में बुलाया है। यही बात कहनी थी तो तुम फोन पर भी कह सकते थे। इतनी दूर बुलाने की क्या जरूरत थी? गुस्से में तुनककर अनन्या बोली। दरअसल अनन्या और विशाल के बीच करीब 5 कदम की दूरी थी। अनन्या आगे खड़ी थी तो विशाल उसके पीछे। दोनों अपने अपने परिवार वालों की नजरों से बचते हुए गांव के बाहर बगीचे में पहुंचे थे। विशाल ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनन्या से अपने प्यार का इजहार करके रहेगा। अनन्या भी विशाल को अपना दिल दे चुकी थी। वह भी विशाल से सागर की गहराइयों की तरह प्यार करती थी, बस अपने प्यार का इजहार करने में झिझकती थी। हालांकि दोनों इस बात से निश्चिंत थे कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। अनन्या, विशाल तड़प कर बोला। दरअसल मैं तुमसे कुछ और ही कहना चाहता था, तो कह दो ना, किसने रोका है तुम्हें? अनन्या विशाल की ओर पलटी तो विशाल चौंक कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। बहरहाल, यूं ही बकवास करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, तो मैं वापस घर जा रही हूँ। तुम यहीं खड़े खड़े पेड़ के पत्तों को गिनते रहना, समझे? कहकर अनन्या जैसे ही वापस जाने के लिए पलटी, विशाल तड़प उठा। नहीं अनन्या, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम ही मेरी जिंदगी हो। तुम्हें देखकर मैं जीता हूं। सो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं जा रही हूं। अनन्या ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, तभी उसे दिल को सुकून देने वाला एक शब्द उसके कानों से टकराया। आई लव यू। अनन्या। प्रेमी विशाल के मुंह से आई लव यू सुनकर अनन्या के पांव वहीं रुक गए। खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठा। वह पलटकर मुस्कुराते हुए दबे पांव उसके पास पहुंची और बोली, एक बार फिर से कहो, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। अनन्या ने उसे छेड़ा। आई लव यू। अनन्या। अनन्या की गोरी कलाइयां अपने हाथों में थामते हुए उसने आगे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अनन्या, तुम ही मेरी जिंदगी हो और बंदगी भी। तुम्हारे प्यार के बिना एक पल भी मैं जी नहीं सकता। मर जाऊंगा। आज तो तुमने यह कह दिया, फिर दोबारा कभी ये शब्द मत कहना। विशाल की बातें सुनकर अनन्या तड़प उठी और उसके होठों पर अपनी अंगुलियां रखते हुए बोली, तुम्हारे बिना मैं भी जी नहीं सकती, विशाल। आई लव यू वेरी मच। यही सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे। कहकर अनन्या ने विशाल को अपनी बाहों में भर लिया, तो उसने भी उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर जकड़ लिया। थोड़ी देर बाद जब भावनाओं की लहरें शांत हुईं और दोनों एक दूसरे के आलिंगन से अलग हुए, तो उनके चेहरे खिले हुए थे। इस सुनहरे और खूबसूरत पल को दोनों ने यादों के पिंजरे में कैद कर लिया था। अपने प्यार का इजहार करके दोनों फूले नहीं समा रहे थे। फिर वे एक दूसरे को बाय बाय कहकर अपने घरों को लौट गए। अनन्या अपनी मम्मी से सहेली से मिलने का बहाना करके घर से निकली थी। उसे घर से निकले घंटों बीत गए थे। उसकी चोरी पकड़ी न जाए, इसलिए वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। अनन्या के घर लौटते ही विशाल भी अपने घर लौट गया। धीरे धीरे उनके प्यार के चर्चे फिजाओं में तैरने लगे। गांव वालों से होते हुए यह बात जब अनन्या की फैमिली तक पहुंची, तो माता पिता आगबूला हो उठे।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी एक दिन ऐसा गुल भी खिलाएगी। उस दिन के बाद से अनन्या के पापा जय कुमार ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और पत्नी शीला को सख्त हिदायत देते हुए कहा, अनन्या पर कड़ी निगरानी रखो। देखो, वह विशाल से फिर से मिलने न निकल जाए। अगर ऐसा हुआ, तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, समझी तुम? अब ध्यान रखूंगी, आप बेफिक्र रहिए। जय कुमार ने विशाल के पापा राकेश से साफ साफ कह दिया था कि वह अपने बेटे को समझा दे कि वह अनन्या से दूर रहे। उसने यह भी धमकी दी थी कि अगर वह बेटी से दूर नहीं हुआ और कुछ ऊंच नीच की बात हो गई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जय कुमार की धमकियों से राकेश बुरी तरह डर गए थे। वह उनके स्वभाव से भलीभांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने जय की बातों को गंभीरता से लिया। राकेश ने बेटे विशाल को समाज के रीति रिवाजों को समझाया, नीच के भेदभाव को समझाया, मगर उसके सिर पर तो अनन्या के प्यार का भूत इस कदर सवार था कि उसे अनन्या के अलावा कुछ भी सूझ नहीं रहा था। पापा ने क्या कहा, क्या समझाया, उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। वह बस अपने प्यार की धुन में मगन था। राकेश समझ चुके थे कि बेटे के सिर पर इश्क का भूत सवार है, इसलिए उसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। काफी सोच विचार के बाद राकेश साहनी इस फैसले पर पहुंचे कि बेटे को घर पर रखना ठीक नहीं है। जब वह यहाँ नहीं होगा, तो अनन्या से कैसे मिलेगा? राकेश साहनी के परिवार के कई लोग केरल में नौकरी करते थे। उन्होंने भी बेटे विशाल को वहां भेजने का फैसला किया और उसे वहां भेज दिया। हालांकि विशाल केरल जाना नहीं चाहता था, लेकिन माता-पिता के फैसले के आगे उसकी एक न चली। मजबूर होकर उसे घर से दूर जाना पड़ा। विशाल केरल चला तो गया था, लेकिन उसका दिल अनन्या के पास ही था। इधर अनन्या विरह की अग्नि में धीरे धीरे जल रही थी, उधर विशाल जल बिन मछली की तरह तड़प रहा था। प्रेमी युगल एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे। अपनी बेताबी को वे मोबाइल पर बात करके मिटा लेते थे। बहरहाल, जय कुमार इस बात से बेहद खुश था कि बेटी के रास्ते का कांटा विशाल फिलहाल दूर चला गया है। तभी आनन फानन में उसने एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर बेटी अनन्या की शादी कर दी। परिवार वालों के कठोर फैसले के आगे अनन्या की एक न चली थी, लेकिन उसने अपने परिवार वालों को कह दिया था, विशाल मेरे जीवन का पहला और अंतिम युवक है, जिसे मैंने अपना पति मान लिया है। उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आप सभी की जिद के सामने मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन यह शादी अधूरी है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस अशोक को कभी अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी, कभी नहीं। यह बात 2023 की थी। जब विशाल को पता चला कि अनन्या के घर वालों ने उसकी जबरन शादी करवा दी है, तो वह आगबूला हो उठा। उसने होठोड़ में ही बुदबुदाया, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे छोड़कर अनन्या किसी और से शादी कैसे कर सकती है? वह सिर्फ मेरी है, मेरी। किसी ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की, तो मैं उसकी बची हुई सांसें छीन लूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। अनन्या सिर्फ मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। क्या हुआ जो उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और से करा दी है? मैं जल्द ही अपनी अनन्या को उससे भी छीन लूंगा, चाहे जबरन या चाहे प्यार से। मेरा प्यार मेरे पास लौट कर आएगा, यह वादा है जय चाचा से। दरअसल विशाल और अनन्या एक ही गांव के सगे पट्टीदार थे, इसलिए सामाजिक परंपराओं के अनुसार उनकी शादी नहीं हो सकती थी। दोनों के परिवार प्रेमी युगल के इस फैसले के खिलाफ थे। अनन्या के पापा जय कुमार कभी नहीं चाहते थे कि रिश्ते में भाई बहन लगने वाले मर्यादा को लांघे। खैर, नियति को कुछ और ही मंजूर था।
अनन्या के जीवन की कुंडली ऐसी बनी थी कि उसका प्यार विशाल ही उसकी सांसों की डोर तोड़ने पर आमादा हो गया। जिस प्यार को पाने के लिए अनन्या ने घर, समाज और यहाँ तक कि पति से भी बगावत कर दी थी, वही यमराज बनकर उसकी जिंदगी में कुंडली मारकर बैठ गया। अनन्या के जीवन में ज्वारभाटा की तरह भूचाल तब आया जब उसके पति अशोक को उसके अतीत के बारे में पता चला कि उसका गांव के ही विशाल के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध चला आ रहा है और आज भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह बात अशोक पचा नहीं सका। कोई भी पुरुष यह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी शादी के बाद भी अपने प्रेमी की बाहों में सजने के लिए सजी संवरी रहे। अशोक ही नहीं, उसके घर वाले भी चरित्रहीन बहू को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा 6 महीने के भीतर उन्होंने अनन्या को तलाक दे दिया। एक और अनन्या मन ही मन खुश थी कि अब उसे विशाल साहनी से एक होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी ओर उसके परिवार वाले बेटी के तलाक से दुखी और परेशान थे। यह सब उसके कारण हुआ था, इसलिए घर वालों ने अनन्या को मायके में शरण नहीं दी, बल्कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अनन्या ने भी फैसला कर लिया था कि वह अपने घर वालों के सिर पर बोझ नहीं बनेगी और न ही मायके, बनारस, जाएगी, बल्कि वह अपने प्यार के साथ शादी करके अपनी नई दुनिया बसाएगी। अनन्या ने विशाल को सूचना दे दी थी कि उसने अपने पति का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उसने यह भी कह दिया कि वह उसके बिना जी नहीं सकती। जल्द से जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे और सदा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन शादी करने के बजाय विशाल प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के रास्ते तलाशने लगा। उसके मन की बात अनन्या भाप नहीं सकी, क्योंकि वह तो विशाल की दीवानी हो चुकी थी। जब भी वह शादी की बात करती, विशाल टाल देता था और फिर एक दिन उसने प्रेमिका अनन्या की हत्या कर दी। विशाल साहनी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे शाम को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया।